शांति बाग में हिंदुस्तान की जमहूरियत, आइन और सामाजिक सौहार्द को बचाने के लिए इस रात में भी यहाँ पर लगातार 61 दिनों से जुटी हुई मेरी हिम्मती माँओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, बहुत तफसील से मेरे पूर्व के वक्ता ने आपके बीच जो भारतवर्ष का फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा है, उस पर रोशनी डाल रहे थे। और यह जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, वह किस मायने में हमारे देश के ताने बाने को छिन्न भिन्न करके रख देगा, उसके खतरे को विस्तार से बता रहे थे। आखिरकार इस तरह के कानून को लाने की, या जो पहले से कानून बना हुआ है जो अपने आप में पर्याप्त है, उसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यह देश अब तक बहुत उतार चढ़ाव, ऊंच नीच देख चुका है। बावजूद इसके किसी भी हुक्मरान में यह ताकत नहीं थी कि वो इस देश के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर सके, क्योंकि कोई मुद्दा बच नहीं गया था सत्तारूढ़ पार्टी के पास, और उसकी पूरी की पूरी बुनियाद मुस्लिम विरोध पर टिकी हुई है। इसलिए कुछ नया करना था। न्यू इंडिया, यह कैसा नया भारत है जिसमें आपने एक मजहब को छांटकर 3 पड़ोसी हमसाया मुल्कों के लोगों को, जो अपने यहाँ हैरान परेशान हैं, उनको नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। आप चाहे सिख को दो, हिंदू को दो, ईसाई को दो, बौद्ध को दो, पारसी को दो, जैन को दो, हमारा उससे कोई विरोध नहीं है। लेकिन आपने किस आधार पर यह तय किया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमान सताए ही नहीं जा सकते? आपने फैज अहमद फैज का नाम सुना होगा, हबीब जालिब के बारे में आपने पढ़ा होगा, और जिस शख्सियत खान अब्दुल गफ्फार खान को बहुत अदब के साथ हिंदुस्तानी लोग सीमांत गांधी के नाम से बुलाया करते हैं, और जिसको भारत सरकार ने भारत रत्न भी दिया था, उनके बारे में भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। और इन तीनों शख्सियतों का पाकिस्तान की धरती पर कोई नागरिक अभिनंदन नहीं होता था। ये तीनों लोग वहां के हुक्मरान की आंखों में भी उतने ही खटकते थे। इस तरह के लोग अगर भारत आना चाहें तो इस कानून के जरिए तो आपने उनका रास्ता रोक दिया। और मामला सिर्फ इतना नहीं है, क्योंकि बाबरी मस्जिद पर एक बड़ा ही विरोधाभासी फैसला देश की अपेक्स कोर्ट ने सुनाया था, तब भी इस देश की जो सेक्युलर जनता है उसने अपना पेशेंस लूज नहीं किया। जब आपने आर्टिकल 370 को हटाकर कश्मीर के अंदर जन जीवन को तबाह करने का काम किया, तब भी यहाँ के लोगों ने सब्र को बनाए रखा। अब बार बार आप इम्तिहान लेना चाहते हैं लोगों के धैर्य का। आपको अंदाजा नहीं था इस कानून को लाने के बाद पूरे देश के अंदर जो लोग भी लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन रखते हैं वो आपके खिलाफ उठ खड़े होंगे। इसलिए आपने ये हिमाकत की। लेकिन एक शाहीन बात को कौन कहे, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में, हर शहर में एक शाहीन बात बसा हुआ है। मैं आपको कोई मशवरा देने के लिए नहीं आया हूँ,
बल्कि गया के शांतिबाग की अपनी माओ बहनों को सलाम करने के लिए आया। जिन्हें मालूम कि कितना सही है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, कहते हैं अल फैनुल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत हुआ करती है। और बच्चा इस दुनिया में सबसे ज्यादा महफूज अपनी माँ की गोद में ही महसूस करता है। बच्चे तो पहले से सड़क पर लड़ फिर रहे थे, लेकिन अब तो माँ का साया भी उसके साथ में है और माएँ भी सड़क पर उतर आई हैं, बच्चा और ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगा। आदमी जन्म लेता है, माँ की गोद से लुढ़क कर चलना आरंभ करता है, फिसल कर जवान हो जाता है, संभलते संभलते बूढ़ा और फिर तो लुढ़क कर अलविदा। लेकिन इस पूरी जीवन यात्रा में, इस पूरे सफर में हर किसी के हिस्से संघर्ष के कुछ दिन, कुछ क्षण, कुछ पल आते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हमारी इस नई रोशनी को, नई नस्ल को पुरानी रोशनी के साथ राब्ता कायम करने का एक मौका मिला है। हम उनके तजुर्बे के साथ, अपने जोश व जज्बे के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हमें पूरा का पूरा यकीन है कि जिस तरह से बिहार विधानसभा में लगातार आवाज उठाते हुए तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, बाकी ओपोजिशन पार्टीज को भी गोलबंद करते हुए जिस तरह से एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कराया है, हमें फख्र है, हम उनको भी इस मंच से धन्यवाद देते हैं। लालू प्रसाद ने तो 2014 के इंतखाब के वक्त कहा था कि यह इलेक्शन तय करने जा रहा है, यह देश रहेगा कि टूटेगा। उस वक्त लगता था कि देश भी कोई टूटने की चीज है। लोगों ने यकीन किया अच्छे दिन आएंगे। अब कौन कहेगा कि बुरे दिन आने चाहिए? इससे किसी की नाइतफाकी क्या हो सकती है? अच्छे दिन आने चाहिए। लेकिन किसको मालूम था कि अच्छे दिन के झांसे में खौफनाक रातें हम पर तारीफ कर दी जाएंगी। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। और ये बोल रहे हैं कि भाई जिनको सीएए एनआरसी नहीं समझ में आ रहा, यह कानून, उसको हम समझाना जानते हैं। यह वह आदमी कह रहा है जो हमारी जमहूरियत की कुछ कमजोरियों का फायदा उठाकर सत्ता में बैठ गया है, जो परिवार रहा है और इस देश का होम मिनिस्टर। आप उनके मोबाइल की भाषा बोलें, हम समझाना चाहते हैं। और यह तो बाहर में, हाउस के अंदर ऑन रिकॉर्ड उसका स्टेटमेंट है कि कोई भी कहीं से मुसलमान चला आए तो उसको हम नागरिकता दे देंगे। यह जो जहर है, यह जो नफरत है, हिकारत है, घृणा है इसके मन में भरा हुआ, इससे देश नहीं बना करता। देश अगर गांधी, नेहरू, अम्बेडकर का है तो देश मौलाना आजाद, जाकिर हुसैन, मौलाना शौकत अली और मौलाना जौहर अली का भी उतना ही। देश अगर इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू का है तो देश अरुणा आसफ अली और बेगम हजरत महल का भी उतना ही। यह देश अगर मुलायम सिंह यादव का है, यह देश आजम खान का है। यह देश अगर तेजस्वी यादव का है तो यह देश तनवीर हसन का भी है। यह देश अगर लालू प्रसाद का है तो यह देश अब्दुल बारी सिद्दीकी का भी है। हम कैसे भूल जाते हैं? यह देश अगर मीसा भारती का तो यह देश फौजिया राणा का भी है। यह देश अगर मीरो गालिब, बशीर बद्र, मुनव्वर राणा, वसीम बरेलवी का है, यह देश पंडित आनंद नारायण मुल्ला, दया शंकर नसीम, कृष्ण बिहारी नूर, रघुवती सहाय, चिराग गोरखपुरी का भी उतना ही। आपने भाषाओं के नाम पर लगाना चाहिए। इन सबने इस देश को सीखने का काम किया, हमारी जबान को मोतबर करने का काम किया। लेकिन आपको तो ये उर्दू, हिंदी, शमशान, कब्रिस्तान, इससे फुर्सत नहीं। और भुगतना हम नौजवानों को, हमारी माओ बहनों को पड़ता है। इस तरह के मुल्क की तामीर तो नहीं की हमारे पुरखा ने। अगर यह सवाल हमारे सामने नहीं होता तो हमारी जवानी का जो सबसे खूबसूरत लम्हा है, जो सबसे खूबसूरत कंस्ट्रक्टिव पीरियड है, इस कानून का विरोध करने में जाया नहीं हो रहा होता। हम कुछ और कायदे के सवाल उठा रहे होते, इस सरकार को घेर रहे होते।
तो आप तो हमारा नुकसान करें। उस आजम खान का क्या गुनाह है? बिहार उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी बेनजीर, ऐसी बिलावल मिसाल आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। उस शख्सियत की जिंदगी भर की संचित पूंजी है वह मौलाना जवाहर यूनिवर्सिटी, जिसकी एक एक ईंट जुटाकर उन्होंने रामपुर में एक ऐसा इदारा कायम किया जिस पर कोई भी जमहूरी मुल्क, कोई भी सॉवरेन कंट्री नाज कर सकता है, लेकिन उसको ढा दिया गया, उसको ध्वस्त कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। और इल्जाम उन पर इतने भद्दे भद्दे, इन्होंने मदरसे की किताबें चुराकर अपनी यूनिवर्सिटी में जुटाई, जमीन किसी की लिखवा ली। अरे भैया, अगर ऐसा करके यतीमों को, गुर्बत झेल रहे लोगों के बच्चों को पढ़ाने के नेक काम में आजम खान लगे हुए हैं, तो वो न सिर्फ पवित्र पापी हैं, बल्कि ऐसे हजारों आजम खान जैसे चोरों को की हिंदुस्तान को जरूरत है, जो देश में मौलाना आजाद की लकीर को और बड़ा कर सके। आपने तो पहचान के दायरे में महदूद कर दिया दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी मुस्लिम आबादी। आप कपड़ों से पहचाने जाने की बात करते हैं। अरे अतातुर्क मुस्तफा कमाल पाशा भी तो हुए। आप सोसाइटी के पेज को जबरन इतनी तेज कर देना चाहते हैं कि जिसमें एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा है। एक दो दिन में कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ करता, वक्त लगता है। 50 साल पहले जहां हमारे पुरखे हमको छोड़कर गए थे, उससे कुछ आगे हम लोग बढ़े हैं। यह कह देना कि मुसलमानों के बच्चे टायर के पंचर बनाते रहे, ये नहीं चलेगा। चाहे वो मुसलमान हो कि दलित हो कि आदिवासी हो, पसमानदा हो, हमारे बच्चे, हमारी उम्र के नौजवान स्कूल कॉलेज खोलने का भी काम करेंगे, वाइस चांसलर भी बनेंगे, प्रिंसिपल भी बनेंगे, गवर्नर लाट साहब भी बनेंगे। इस देश को तो शर्मसार होना चाहिए कि अब तक हमने जाकिर हुसैन साहब को, जो बिहार के गवर्नर भी रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे, फखरुद्दीन अली अहमद को, APJ अब्दुल कलाम को इस देश का सदर तो बनाया, लेकिन हमको आज तक एक भी मुसलमान, एक भी दलित, एक भी आदिवासी ऐसा नहीं मिला जिसको हम इस देश का वजीर आजम बना सकें। अब तक एकमात्र होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद, यूनाइटेड नेशनल फ्रंट की सरकार, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगुवाई में जनता दल लीग थी, उसमें वो बने। उसके बाद 15 अगस्त 1947 से लेकर आज 27 फरवरी 2020 तक दूसरा कोई आदमी आपको नजर नहीं आया। क्या वजह? जगजीवन राम को तो प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। हम यह नहीं कहते कि सिर्फ लेजिस्लेचर में नुमाइंदगी से तस्वीर बहुत बदल जाने वाली है। इस देश में तो लोकसभा में बैठने की जगह नियत है 545 से ज्यादा जा नहीं सकते, 250 से ज्यादा लोग अपर हाउस राज्यसभा में नहीं हो सकते। विधानसभा में बिहार है तो 243, विधान परिषद में भी बैठने की तादाद नियत है, लेकिन इन इदारों से इतर देश में हजारों पैरेलल इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहां हमारी आपकी कोई नुमाइंदगी नहीं। हम तो सवाल यह कर रहे थे कि 1931 के बाद इस देश में कोई जातिवार जनगणना नहीं हुई, कास्ट सेंसस कराओ। 2 बार हिंदुस्तान के वजीर आजम ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में कमिटमेंट किया था। एक बार देवेगौड़ा जी की सरकार ने कि 2001 की जनगणना जातिवार होगी, दूसरी बार मनमोहन सिंह जी ने कि 2011 की जनगणना जातिवार होगी, और दोनों बार नहीं हो पाई। एक बार तो अटल बिहारी की सरकार आ गई, उन्होंने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। और दूसरी बार एक प्रणब मुखर्जी, जो भारत रत्न के लिए संघ के दरबार में जाने से भी गुरेज नहीं करते, और दूसरे पी चिदम्बरम साहब, जिनको खुद अब पता चल रहा है जब जेल गए कि भाई धुलमुल चलने से देश नहीं बना करता, कभी कभी आपको बहुत क्लियर कट स्टैंड लेना पड़ता है। हम पूछना चाहते हैं कि बंगाल में मुसलमानों की बदतर हालत क्यों है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में कब तक पड़ी रहेगी? और जब हम इस तरह के सवाल करते हैं तो हमको कभी नक्सली, कभी कुछ इस तरह से पूर्व से कर दिया जाता है। फखरुद्दीन अली अहमद तो इस देश के राष्ट्रपति रहे,
लेकिन असम के अंदर जो एनआरसी का इन्होंने मॉडल लाया तो उनके परिवार के सदस्यों का नाम उससे गायब क्यों? वहां की जो साबिक वजीर आला हैं सईदा तैमूर, उनके फैमिली मेंबर्स का नाम उस लिस्ट से गायब क्यों? और जब इनको लगा कि इसमें तो बहुतायत आबादी हिंदुओं की है, तब इनको सीए की याद पड़ी और उसमें भी विचित्र ढंग का ड्राफ्ट। तो इसलिए गया कि मेरे दोस्तों अहबाबों, आप कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, आप बहुत ऐतिहासिक धरती से ताल्लुक रखते हैं। बीच के दिनों में जहां भी गए हों, लेकिन यह शकील साहब का भी इलाका है, उन्होंने जिंदगी भर जद्दोजहद की समाज के अंदर एकता कायम रखने की। मुझे तो याद आते हैं गांधी, जो आज़ादी के जश्न से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल की नोआखली में जब दंगा भड़का तो उसको शांत कराने लगे हुए। लेकिन यह मुर्दागिरी का देश है। यहाँ जो लोग जहां से रुखसत कर जाते हैं उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें होती, लेकिन जिंदा लोगों के बारे में कभी अच्छी और सच्ची बातें करने की फुर्सत हमको नहीं मिलती। यही सीतामढ़ी बहुत दूर नहीं है। 1989 में तो भागलपुर में जिस तरह से लहू लुहान हमारी इंसानियत, पूरा बिहार विषाक्त हो चुका था दंगों के माहौल। लालू प्रसाद ने 10 मार्च 1990 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जहानाबाद में भी दंगे भड़काने की कोशिश होती थी, जमशेदपुर में, तो कर्पूरी जी के समय में भी। लेकिन सीतामढ़ी में जैसे ही दंगे की खबर मिली, वहां के डीएम सोए हुए थे, लेकिन लालू प्रसाद का उड़न खटोला पहले लैंड करता है और उसी जगह जहां दंगा भड़क रहा होता है और दंगा शांत हो जाता है। अगर कोई मुख्यमंत्री चाह ले, शासन प्रशासन चाह ले, तो दंगा फैलता रहता है। इसलिए हम सीधा सीधा समझते हैं कि 20 से ज्यादा जानें जो दिल्ली में गई हैं और 200 से ज्यादा लोग जो वहां पर परेशान हैं, घायल हैं, जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं, उसमें सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वो लोग भी जो खामोशी ओढ़े हुए हैं कि फुल स्टेट हुड नहीं है दिल्ली के पास। अरे भाई, आपको इससे ज्यादा बड़ा मैंडेट और क्या चाहिए था? आप अपने सभी एमएलए के साथ उधर जाओ, दंगा रुक जाएगा। और सही पूछे तो दंगा है भी नहीं। दंगा में तो दोनों तरफ से लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। यहाँ तो एक तरफ बहुत कम, उसको तो मजबूर कर रहे हो, और दूसरी तरफ के लोग स्टेट प्रोटेक्शन में ये सारा का सारा कारस्तानी वो कर रहे हैं। ये गुजरात मॉडल और कुछ नहीं है। गुजरात मॉडल दरअसल वही है कि आप जामिया में पढ़ रहे कश्मीर के एक बच्चे के ऊपर गांधी की शहादत के दिन जो राजघाट जा रहा है अपना सर झुकाने राष्ट्रपिता की समाधि के आगे, उस पर आप गोली चलवाते हैं। और गुजरात मॉडल यह भी है कि आप जेएनयू की जो प्रेसिडेंट है 22-23 साल की वो लड़की, उसका सर फुड़वाते हैं। एक तरफ भाजपा के सफेद पोस्ट बाहर और आरएसएस के नकाब पोस्ट अंदर, ये मुंह छुपाने वाले लोग हैं। ये दिन के उजाले में नजर नहीं आते, रात के अंधेरे में। और हमारी रिवायत की कुर्बानी की, हम माफी मांगने वाले लोगों में से नहीं रहे। हमारे पुरखों ने शहादत दी। आपने कारगिल की लड़ाई में शहीद होने वालों को डिटेंशन कैंप में रखा है और झूठ बोला है कि कोई डिटेंशन कैंप बना ही नहीं हिंदुस्तान में। तो इस तरह का जो खेल आप कर रहे हैं, आप तो 5, 6, 10 साल के लिए आए, लेकिन इंसानी तहजीब और तमद्दुन की तारीख हजारों सालों की है। बड़े बड़े शाह आए और चले गए, हिंदुस्तान आज भी वहीं कायम है। और हमको पूरा विश्वास है कि आरएसएस चाहे लगभग 100 सालों से इस कोशिश में लगा हुआ था, अब जाके सत्ता में आने के बाद वो तार पर चढ़कर पेशाब करना शुरू किए। लेकिन हम लोग, हमारी सरकार जब बनती है तो हम फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करते हैं। ये तमाम जो नरभक्षी पिशाच हैं, 12 साल अगर नरेंद्र मोदी गुजरात के तो मुख्यमंत्री रहे तो 10 साल तो उसमें हमारी सरकार यूपीए की थी। हम अगर चाहते तो उसको साइड के रख दे सकते थे दोनों को, लेकिन हमने न जाने क्या हुआ। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और सुप्रीम कोर्ट में भरोसा,
ये पता चलता है कि जस्टिस लोया की हत्या हो जाती इसी देश में। एक ने जो कहा कि वो 3 लोगों पर आप मुकदमे दायर करो, उस जज का तबादला हो जाता है पंजाब हाई कोर्ट में। तो ये तो हाल है जो लोकतंत्र का चारों खंभा है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और फोर्थ स्टेट मीडिया। मीडिया तो अभी ऐसा लोटा हुआ है मोदी के आगे कि भारत नाट्यम और भांगड़ा कर रहा है रात दिन। जब भी मैं आपसे इंतजार करता हूं कि जब भी आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में, जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बारे में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के बारे में कोई खबर टेलीविजन की स्क्रीन पर तैरती नजर आए, ये चौधरी, सरदाना, चार्जर के ढूंढ में गया है, श्वेता सिंह, समस्या मजबूर हो गोस्वामी, इन लोगों के द्वारा आप समझ लीजिए कि सच्चाई इसके ठीक कुछ उलट होगी, क्योंकि जो कुछ बोल रहे हैं सच्चाई के बिल्कुल उलट, लगातार झूठ फैलाने का काम। तो इसलिए मैं आपसे यह भी गुजारिश करना चाहता हूं कि भाषाओं के नाम पर जिस तरह से खीर को हिंदू का भोजन बना दिया, सेवई को मुसलमानों का खाना, उस तरह से तकसीम कराने वाले, तंग नजरिया रखने वाले लोग देश को भले बांट दें, लेकिन जिनका विजन बहुत वसी है, जिनके अंदर सलाहियत है, इंसानियत है, मुरव्वत है, वो लोग कभी भी जबान के नाम पर किसी तरह की लड़ाई, किसी तरह के झगड़े, किसी तरह के फसाद में यकीन नहीं रखेंगे। मैं तो बारहा कहता हूँ, मैथिली मेरी नुजहत है, अंगिका मेरी शरारत है, भोजपुरी मेरी चाहत है, बांग्ला मेरी राहत है, पंजाबी मेरी उल्फत है, और मेरे उस्ताद मोहतरम प्रमोद भारतीय कहते हैं कि उर्दू मेरी इबादत है, संस्कृत मेरी इबादत है, हिंदी मेरी हकीकत है, उर्दू मेरी मोहब्बत है, और अंग्रेजी मेरी जरूरत है। आप बताइए कि जबानों के बीच कहाँ झगड़ा है? लेकिन एक बहुत दुष्ट आदमी इस देश के सबसे बड़े सूबे का वजीर आला बना बैठा, वो चुन चुन कर एनकाउंटर करता है, कभी गुर्जर का, कभी पाल का, कभी यादव का, कभी मौर्य का, कभी मुसलमान का, और कब्र से निकालकर जो रेप करने की बात करता हो, ये भारत का दुर्भाग्य है। तो वैसा आदमी संवैधानिक पद पर बैठ गया है। हम उस दल से ताल्लुक रखते हैं और दलों की दीवारों को उठाकर यह लड़ाई हो रही है, इसलिए दल के चर्चा की भी बहुत जरूरत नहीं, लेकिन यह तो जानकारी हो कि जब पार्लियामेंट के एक हाउस में, अब तो एक्ट बन गया है, तब सीए भी था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, एक हाउस में सिर्फ उस पर चर्चा हो रही थी, पास हुआ, दूसरे हाउस में टेबल भी नहीं हुआ था, और 9 घंटे के अंदर जेपी गोलंबर के आगे गांधी मैदान के सामने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने अधिकांश विलेज के साथ सड़क पर उतर गए। इसलिए सत्ता आए जाए, भले हमको 0 सीट पर, 0 पर आप महदूद कर दें, लेकिन जब भी संविधान को बचाने की बात आएगी, हमारा दल, हमारे नेता लालू प्रसाद के पद चिन्हों पर चलते हुए कुर्बानी देने का काम करेंगे। सियासत होती रहेगी, चुनाव आते रहते रहेंगे, सरकारें बनती भी करती रहेंगी, लेकिन देश भी नहीं रहेगा, समाज भी नहीं रहेगा, इंसान ही नहीं रहेगा। तो जो लालू जी कहते थे कि जब इंसानियत नहीं रहेगी तो मंदिर में घंटी बजाने कौन जाएगा, या फिर मस्जिद में इबादत देने कौन जाएगा, जितनी एक प्रधानमंत्री या नेता की जान की कीमत है, उतनी ही एक आम इंसान की जान की भी कीमत है। और आज मैंने प्रवेश किया, मैं आपसे एक वाकया साझा करना चाहता हूँ। 2017 में 185 मुल्कों की भागीदारी वाले वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट्स में भारत की तरफ से शिरकत करने का मुझे मौका मिला, और वो रूस के सोची में ओलंपिक सिटी में वहाँ पर हो रहा था। खाने की टेबल पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत से जो साथी आए थे, दो, उनसे मेरा सामना हो गया। जैसे उनको पता चला कि मैं बिहार से हूँ, तो पहला रिएक्शन था उनका, अरे भाई आप बिहार से, सुना है लालू यादव को आपके यहाँ की सरकार बड़ा तंग कर रही है। मैंने आपको कैसे पता? मैंने कहा ऐसा है कि लालू यादव सिर्फ आपके हिंदुस्तान में मशहूर नहीं है,
पाकिस्तान में भी वो उतने ही मकबूल हैं। मैंने कहा कि लेकिन आपको मालूम है कि जिस सिंध सूबे से आप आते हैं उसी सिंध सूबे में आडवाणी पैदा हुई। वो हमारे यहाँ ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे, लीडर अपोजिशन रहे लोकसभा में, और होम मिनिस्टर रहे। एक सिंधी होने के नाते आप तो जरा भी बुरा नहीं लगा। उन्होंने कहा, और वो जवाब सुनी मेरे रोए सिर गए। उन्होंने कहा कि आडवाणी जैसे लोग चाहे सिंध में पैदा हुए हो, कि पेशावर में, कि कराची में, कि रावलपिंडी में, कि लाहौर में, कि इस्लामाबाद में, आडवाणी जैसे लोग आग लगाने वाले हैं, लालू प्रसाद जैसे लोग आग बुझाने वाले हैं। इसीलिए हमारे दिल में इज्जत और एहतराम का भाव लाल रहती है। सऊदी अरब में एक लालू चौक, और जीवन भर की पूरी पूंजी उस शख्स की यही है कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने का काम किया। जब ईसाइयों पर भी हमले हो रहे थे और एक आदमी तो ईसाई परिवार को जलाने के बावजूद आज केंद्र में राज्य मंत्री बना बैठा है, तो उसका बहुत गुणगान होता है। तो इसलिए धर्मनिरपेक्षता के मानी यह नहीं है हम मंदिरों को उठा दें, मस्जिदों को जला दें, गिरजों को गिरा दें, गुरुद्वारों को तोड़ दें, बौद्ध विहारों को उजाड़ दें। धर्मनिरपेक्षता का जो मतलब है वो संविधान की आईन की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें साफ है कि धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देश के एक एक नागरिक को होगी। पहला ही एक्सप्रेशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जिसको यह सरकार हम भारत के लोग से बदलकर हम भारत के हिंदू बनाना चाहती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया को वी द हिंदूज ऑफ इंडिया बनाना चाहती है, और हम इसके खिलाफ ताउम्र जंग लड़ते रहेंगे, चाहे जो हो जाए। हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम इस देश को हिंदू नहीं बनाना चाहते। और कैसा हिंदू? जिसमें दलितों के लिए कोई जगह नहीं। जगजीवन राम तो दुनिया के अंदर यह दूसरा उदाहरण नहीं होगा। लगातार 32 साल तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे। वो जब किसी मंदिर जाते हैं तो उसको धोया जाता है। जीतन राम मांझी गया तरफ से ही आते हैं, वो कहीं गए सहरसा तरफ तो धोया गया। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हमने कोई इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी के कॉन्सेप्ट में पुख्ता यकीन अपना नहीं रखा। और मैं कोई न तो मंदिर जाने वाला आदमी हूँ, न मस्जिद जाने वाला आदमी हूँ, लेकिन मुझे पता है कि किसी भी इंसान की ज़ाती जिंदगी में जो उनके उसूल हैं, जो उनके वैल्यूज हैं, जो उनकी बिलीफ है, उन पर अगर कोई कुठाराघात करता है तो इंसानियत के नाम पर भी बहुत बड़ा धब्बा। मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मसूद अहमद को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते हुए भागलपुर यूनिवर्सिटी में अक्सर हम लोगों को सुनाया करते थे, और वो भी कोई 5 वक्त के नमाजी नहीं। कहते थे कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। हुआ होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिसने इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की बात की, लेकिन इस्लाम के अंदर इससे खूबसूरत बात और क्या होगी? और आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान बाहर के मुल्कों से आए हुए हैं? आपने सताया एक बहुत बड़ी 1/4 हिंदू आबादी को, उसने इस्लाम के अंदर की सदाकत को, उसकी अच्छाई को देखते हुए इस्लाम को कबूला था। कोई जबरिया किसी को किसी ने मुसलमान नहीं बनाया। सारे के सारे लोग बाबर के फॉलोअर नहीं, खिलजी के फॉलोअर नहीं, वो लोग इसी देश के थे। तो यह तो उस रिलीजन की अच्छाई है, लोग उससे प्रभावित होकर उसको कबूल करते चले गए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो लाठी मार मार के ऊना के अंदर दलितों की खाल और चमड़ी उधेड़ के आप कौन सा हिंदुइज्म का मिसाल पेश करना चाहते हैं? हिंदुइज्म कुछ अलग चीज है, हिंदुत्व कुछ अलग चीज है। विकास एक ऐसा खौफनाक लफ्ज नजर आता है। विकास कोई बोल दे तो लगता है कि हमारे घर परिवार को उजड़वा देगा। गोड्डा बगल में ही है, अडानी ऑस्ट्रेलिया से कोयला खदान का सौदा करता है, लाएगा, गोड्डा में प्लांट लगाएगा, और बिजली कहां सप्लाई होगी? बांग्लादेश। और शेख हसीना साहिबा के साथ कोई करार भारत हित में नहीं हुआ, अडानी हित में हुआ है। और इस बात को जब वहां की खवातीन, वहां के किसान, वहां के आदिवासी रख रहे थे, पैर पर लगभग गिर रहे थे, निपट रहे थे, लेकिन एक न सुनी नहीं। यह देश कोई पार्टी नहीं चलाएगा। इस देश को गुजरात के 2 शोहदे मिलकर हाँक रहे हैं, और वो शोहदे भी अपनी रीढ़ की हड्डी नीलाम कर बैठे हैं अंबानी के नर्सिंग होम में जाकर। हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी बहाल होनी चाहिए। पार्लियामेंट का जो सेशन चलता है, संसद सत्र, उसकी प्रोसीडिंग में प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए।
लेकिन उन्होंने संसद की कार्यवाही को भी मन की बात के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया। यह देश बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहा है। हमको आपको इस बात की फिक्र है, इसलिए हम आप आज यहाँ पर मौजूद और देश भर के लोग। बहुत दिन नहीं होगा जबकि ये लोग सिविल वॉर, गृह युद्ध की तरफ इस मुल्क को धकेल रहे हैं और उसी दिशा में ये बढ़ रहा है। फारूक अब्दुल्ला साहब कश्मीर के अंदर एक ऐसे सियासतदान हुए जो कश्मीर को भारत के साथ बनाए रखने के सबसे बड़े हिमायती रहे, लेकिन आपने उनको जेल के अंदर बंद करके उनके बेटे उमर अब्दुल्ला को और जिनके साथ अब सरकार चलाते थे महबूबा मुफ्ती को, आपने फारूक अब्दुल्ला को जेल में बंद करके, जिनको कश्मीर के लोग भी गाली देते थे कि यह हिंदुस्तान परस्त आदमी है, आपने एक बहुत बड़ी आबादी को अपने खिलाफ खड़ा कर लिया। आपको नहीं मालूम है कि आप कितना बड़ा नुकसान इस मुल्क का कर रहे हैं, इसकी सॉवरेनिटी का, इंटीग्रिटी का, यूनिटी का। आने वाली नस्लें जब हमसे सवाल करेंगी, जब देश इस तरह के बुरे दौर से गुजर रहा था तब तुम कहां थे, तो हमारे आपके पास यह बताने के लिए होगा कि जो गौरैया पक्षी जंगल में आग लगने के बाद यह जानते हो भी तो उसकी कोशिश से यह दावानल, यह जंगल की आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन उस नन्ही जान ने अपनी चोंच से पानी के एक एक कतरे को ले जाकर आग पर डालने के काम से खुद को अलग नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम था जब इतिहास लिखा जाएगा उस गौरैया का नाम आग लगाने वालों की फहरिस्त में नहीं, आग बुझाने वालों की लिस्ट में इस्तेमाल होगा। हम सब आज वही करें। एक वाकया है कि भाई दरिया के उस तरफ जंग हो और जिस नौके से आपको पार करना हो, अगर इरादा पक्का हो कि जंग में जीतना है या फिर पूरी ईमानदारी से उस जंग को लड़ना है, तो जैसे हमारे पुरखे ने उस नौका को जला दिया पार उतरने के साथ ही, वैसे ही हम सब लोग करें और इस देश की हुकूमत को यह पता हो कि हमने अपनी नाव को जला दिया है, वापस लौटने का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। जातिवार जनगणना के लिए जो प्रस्ताव पारित हुआ बिहार विधानसभा में, जिसके लिए लालू जी, शरद जी, मुलायम जी जैसे लोग और इवन जो सताए गए लोग थे भाजपा के अंदर भी, गोपीनाथ मुंडे, जिनकी हत्या की आज तक कोई कायदे से जांच नहीं हुई। लोग तो कहते हैं कि ईवीएम का सारा खेल उनको भी मालूम था तो उनको रास्ते से हटा दिया। ये लोग ऐसे ही करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय को मुगल सराय स्टेशन के पास मरवा के फेंकवा दिया, यही अटल आडवाणी की जोड़ी है। और जो लोग यह कहते हैं हमारे आपके बीच कि आडवाणी को बड़ा कम्युनल आदमी, अटल बिहारी बड़ा ही लिबरल आदमी, दरअसल ऐसे लोग कंफ्यूजन फैलाने का काम है। फिर आपने नैली नशेकर के वक्त अटल बिहारी का बयान नहीं सुना? आपने लखनऊ में दंगा भड़काने वाला वह स्टेटमेंट अटल बिहारी का नहीं सुना कि जमीन को तो समतल करना पड़ेगा? इसके मानी क्या हुए? मतलब कार सेवा करो, मस्जिद को ढा दो। तो अटल बिहारी तो ऐसे स्वीट पॉइजन थे कि जिनको आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी इबादतगाह में नमाज सुन रहे हैं, आप किसी प्रार्थना सभा में कोई प्रेयर सुन रहे हैं। इसलिए इनके झांसे में नहीं आ रहे। एक वक्त आएगा जब कहेगा कि मोदी बड़ा लिबरल आदमी है, अमित शाह बड़ा खतरनाक है। फिर पता चलेगा कि अमित शाह तो बड़ा ठीक आदमी है, अजय सिंह बिष्ट जो भी बड़े खतरनाक है। इस देश में संतों, महंतों, योगियों, साधुओं, हजरतों, पीरों की भी एक रिवायत रही है। कौन इस अहमद आदमी को योगी कहता है? किसी एंगल से आपको ये योगी लगता है? तो ये तो दुर्भाग्य इस देश का कि ऐसे ऐसे लोग मुख्यमंत्री बन गए थे। मैं आपसे यह कह रहा था कि अंजाम चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन हमें अपने मूल सवाल को भी साथ में लेकर चलना है। अभी एक बेरोजगारी हटाओ यात्रा तो एसवीजी ने शुरू की है। आज जो हर बिहार वासी पर जो कर्ज है वो 1 लाख से ज्यादा। ये जो पाइपलाइन है पीने के पानी का, वो सिर्फ 17% घरों में है। और देश का इनकम प्रति व्यक्ति सालाना जितना है उससे बहुत कम, 35-34 हजार बिहार के प्रति व्यक्ति आमदनी। हमारे यहाँ जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं एफिलिएटेड, वो सब कब कंस्टिट्यूएंट यूनिट में तब्दील होंगे? ये बड़ा सवाल है। पटना यूनिवर्सिटी को आप छोड़ दें तो अधिकांश जो यूनिवर्सिटी है बिहार की, सब जगह सेशन लेट चलता है। 3 साल में कहीं ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं हुई थी। कोई ऐसी परीक्षा नहीं है, चाहे दरोगा भर्ती का मामला हो, सिपाही भर्ती का हो, डीएलएड का मामला हो, जिसका कि प्रश्न पत्र लीक ना होता।
बीपीएससी के एक मेंबर ने तो कहा इतने रुपये दोगे तो डीएसपी बनोगे, एसडीओ बनोगे। और जंगल राज की बात को लालू प्रसाद के कार्यकाल पर मर दी जाए। इसलिए जो इतिहास लिखने वाले लोग हैं वो बहुत ही बेईमान किस्म के हुए। अरे भाई, जिसके यहाँ दूध दही की नदियां बहती हो उस कृष्ण को माखन चोर बोल दिया। जिस लालू प्रसाद ने चारा घोटाले में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया उस आदमी को चारा चोर बोल दिया। और जिस व्यक्ति का पिता मैंने रक्षा मंत्री रहा हो और यह व्यवस्था की हो कि चाहे जितना भी खर्च आएगा सीमा पर जो शहीद हुए हैं उनका शरीर उनके परिवार के लोगों को मिले, ये तो मुलायम सिंह यादव ने किया। उनके बेटे अखिलेश यादव विकास की सूरत कहीं देख रही हो उत्तर प्रदेश में लोग जाकर देखें, वो तो पढ़े लिखे आदमी भी थे, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, उनको चोटी चोर बोल दिया। तो आप जान लो ना तो कृष्ण माखन चोर थे, ना लालू प्रसाद चारा चोर थे, ना अखिलेश यादव चोटी चोर थे। अगर इस देश में कोई चोर है तो भाई चारा चोर आरएसएस और भाजपा के दंगाई बलवाई। लालू यादव ने दंगाइयों की टोली नहीं तैयार की, संगीता नागरिकों का एक बहुत ही बड़ा जमात खड़ा किया उन्होंने। कभी नहीं कहा कि इधर नफरत करो, उधर मारो, उधर पीटो। एक जगह तो अपनी पगड़ी, उनकी सरकार चली गई राबड़ी जी की, अपनी पगड़ी उठा के रख दिया उन लोगों के सामने, अगर इसकी लाज रखनी है तो दंगा फसाद से बाहर आ जाओ, नहीं हमारी कोई इज्जत की परवाह नहीं है तो फिर जो मन हो करो। तो इसलिए एक राजनेता का काम सिर्फ भाषण देना, तकरीर करना नहीं है, बल्कि यह देखना भी है कि समाज में उसकी स्पीच का, उसके एक्ट का, उसके आचार व्यवहार आचरण का कितना असर पड़ रहा है लोगों के बीच। इसलिए गया कि हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे बुजुर्ग माएँ, हमारे नौजवान दोस्त हैं, वो जो यह काम कर रहे हैं उसको इतिहास याद रखेगा। इतिहास के पन्नों में आपकी लड़ाई सुरक्षित रहेगी। और जो लोग इधर का लगता रहे उधर का हो जाए टाइप की बात करते हैं, ट्रिपल तलाक पर आपने स्टैंड देखा। देश की सबसे बड़ी पंचायत में नीतीश कुमार जी के एमपी भाषण कुछ करते हैं, वोटिंग किसी और के पक्ष में जाके करते हैं। उन्होंने कहा था कि 3 विवादित मुद्दों से अलग हम रहेंगे और इसी शर्त पर भाजपा के साथ है, लेकिन 370 पर उनके साथ हो गए। बाबरी मस्जिद पर जो कंट्राडिक्टरी जजमेंट आया कि ढांचा गिराना तो बड़ा गैर कानूनी काम था, लेकिन मस्जिद वहां बनना चाहिए, उस पर भी उसके साथ हो गए। और मुझे इस बात का अंदेशा है कि जो तीसरा काम है भाजपा करने जा रही यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसमें भी चूंकि इनकी कोई कमजोर नीतीश जी की दबी पड़ी हुई है और इनकी फाइल अमित शाह के पास है। लोग तो कहते हैं कि पता नहीं कुछ और भी बातें हैं इनके बारे में जो उन लोगों को मालूम है, कभी भी न्यूज चैनल पर चल जाएगा, तो उस डर से भी उनके सामने सरेंडर किए रहते हैं। लेकिन इस देश की जनता किसी तरह की मजबूरी, किसी तरह की लाचारगी की शिकार नहीं, उसको फैसला करना है। तो जिस बिहार को 15 साल तक दंगों से मुक्त रखने का काम हुआ, उस बिहार में पटना की सड़कों पर गोद से जिंदाबाद के नारे अगर लग रहे हैं, सीमांचल के इलाके में अगर आरएसएस अपना पैर पसार रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? हमको एक नए बिहार के निर्माण की ओर बढ़ना है। हमको अपना सामाजिक जो एकता हमारी रही है उसको कायम रखना है। जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको किसी सूरत में कुचलने नहीं देना। आज़ादी के बाद से बिहार में जितने मुख्यमंत्री हुए सबों ने मिलकर भी जितनी यूनिवर्सिटी कायम नहीं की, उतनी अकेले लालू प्रसाद ने 6 यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। लेकिन किसी मीडिया वाले के कलम से आपने कभी इसका जिक्र सुना है? जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा, 2 यूनिवर्सिटी झारखंड में, सिद्धो कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग और एक जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस से चल रहा था उसको एक्ट के जरिए एस्टेब्लिश करने का काम भी लालू प्रसाद ने किया। और सत्ता संभालने के 8 महीने के अंदर बिहार की इकलौती खातून वजीर आला अब तक की राबड़ी देवी ने मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना कायम करने का काम किया। ये 7 यूनिवर्सिटी तो इनके दिए हुए। बताएं नीतीश जी की कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितनी की हालत सुधारी, और ये नरेंद्र मोदी को सब कुछ बेचने पर आमादा है। एयर इंडिया बेच दी, भारतीय रेलवे को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, बीएसएनएल एफसीआई का भट्ठा बिठा दिया, जिसका टैगलाइन होता था जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। उस एलआईसी के एम्प्लॉइज को जबरन वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने पर मजबूर किया गया। और ऐसे जितने पब्लिक सेक्टर्स हैं सबको तबाह कर रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक को
सिसक सिसक कर कह रहा था कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा वो सामान लौटा दो। तो बैंक की तो ये हालत कर दी IDBI बैंक। तो इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। और हम लोग जो किसानी के काम में लगे हुए हैं, वहां जो लागत मूल्य है वह भी ऊपर नहीं हो पाता, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता। भारत की अर्थव्यवस्था उस बदतर स्थिति में जा रही है, जबकि ट्रंप कोई आता है और भटिया के हमको चला जाता है। उनकी बेटी के आगे हिलते जुलते रहते हैं इस देश के वजीर आजम। ये तो हमने अपनी खुददारी का हाल कर रखा है। अरे खुद तूने किए हैं अपने घर की दीवारों में सुराख, खुद तूने किए हैं अपने घर की दीवारों में सुराख। अब अगर कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी? और हम लोग बार बार अपने वोटों का बंटवारा करने के लिए सकते, हमको मालूम ही नहीं चलता कि कौन भाजपा को हराने में सक्षम है। अभी तरह तरह की ताकतें आपके इर्द गिर्द मंडराएं। कुछ लोग तो नीतीश जी के प्लान पे खुद से अरेस्ट कराते, खुद से छुड़वा देते, खुद से खबर बनवाते। मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूँ, यह लड़ाई यही नहीं रुकेगी। ये सीए तो जब तक वापस नहीं होगा हम लोग जद्दोजहद करते रहेंगे, लेकिन इसके बाद भी अब देखिए 80 साल से ज्यादा बुजुर्ग महिला, उनको उनके घर में जगा दिया गया। दिल्ली, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी दिल्ली में बैठा हुआ, भारत का सबसे बड़ा ताकतवर आदमी दिल्ली में बैठा हुआ, बावजूद इसके हिंसा हो रही है कि दिल्ली मॉडल ऑफ वायलेंस, एक तरफ गुजरात मॉडल ऑफ राइट्स था। इस तरह की स्थिति कब तक चलती रहेगी? क्या हम सब एक संजीदा नागरिक, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते इस बात को इंश्योर नहीं कर सकते हैं कि जिस तरह से केरल की विधानसभा ने, पंजाब की विधानसभा ने, राजस्थान की विधानसभा ने, बंगाल की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया इसके खिलाफ, वैसे ही बहुत दबाव में आने के बाद नीतीश जी लाचार होकर तेजस्वी जी के बार बार पहुंचने के बाद इस पर सहमत हुए। सीए के खिलाफ भी होना ही चाहिए। ठीक बोल रहे थे कि भाई चाइना में जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, जो तमिलों की हालत श्रीलंका में है, उन लोगों की फिक्र कौन करेगा? बर्मा, भूटान, मालदीव, साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं, उसकी बात कौन करेगा? इसलिए वसीम बरेलवी का जो शेर है उसको पढ़ते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि दिया हूं और दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूं मैं, दिया हूं और दिए का फर्ज पूरा कर रहा हूं मैं, अंधेरे से कहो रोकें उजाला कर रहा हूं मैं, किसी तूफान की साजिश से मेरा कुछ न बिगड़ेगा, किसी तूफान की साजिश से मेरा कुछ न बिगड़ेगा, जब कश्ती नहीं खुद पर भरोसा कर रहा हूं मैं। इस देश के मजलूमों को, इस देश के दलितों को, अकलियतों को, और जब अकलियत कहते हैं तो उसमें आप खुद को या हम लोग दीनहीन विचाराधीन नहीं महसूस करेंगे। एहसास कमतरी के शिकार ना हम कल थे, ना आज है, ना कल होंगे। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी हमारी है, और मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को मिला दो तो हम अक्सरियत के लोग हैं, अकलियत के नहीं हैं। ये मुट्ठी भर लोग हैं जो हम पर शासन चला रहे हैं। और मैं तो आपके प्रति अपनी आसान मंदी का इजहार करने के लिए आया हूं कि 3743 जातियां जो मंडल कमीशन में शामिल थी, अगर आपका मजबूत साथ हमको नहीं मिला होता, ये लोग तो कमंडल लेकर दंगा भड़काने, आग लगाने चल पड़े थे। आपकी ताकत हमारे साथ थी, इसलिए मंडल कमीशन लागू हुआ, और हिंदू आबादी जो जिसमें पिछड़े हैं, मुसलमान आबादी में पसमानदा है, इन सबको उनके हक कुछ मिलने लगे। वो भी कोई 27% नहीं, सारे नौकरियों को मिला दीजिएगा, ग्रुप ए, बी, सी, डी, आज भी 12% ही है। इसलिए जो जाति जनगणना की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, यही हमारा नारा है। तुम बताओ कि किन किन सेक्टर्स में मुसलमानों की भागीदारी कितनी है, दलितों की कितनी, पिछड़ों की कितनी। कोई भी दुनिया का मुल्क अपने ही समाज के बारे में सच्चाई, वो भी वैज्ञानिक तरीके से जुटाए गए आंकड़े को हासिल करने से इनकार कर सकता है क्या? लेकिन ये कर रहा है सिर्फ इसलिए कि इनकी हेजेमनी, इनका वर्चस्व कायम रहे। मामला ये है, चूंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया था,
इसलिए ये सीए लेकर आए, क्योंकि पहले से कानून बना हुआ वो अपने आप में सफिशियंट है, लेकिन नहीं, टेरराइज करना, डेमोनाइज करना है। एक वक्त था इस देश में वीपी सिंह साबिक वजीर आजम थे। 2006-7 की बात, सद्दाम हुसैन को सरेआम फांसी पर लटकाया जा रहा था और मानवाधिकार को वायलेट करके उस हैंगिंग को लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। और वीपी सिंह से जब रिएक्शन पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सद्दाम हुसैन से हम इत्तेफाक रखें ना रखें, लेकिन सद्दाम हुसैन ने एक वक्त हमारे साथ याराना निभाया था, और चूंकि अमेरिका अपना धौंस जमाने की कोशिश कर रहा है, उसकी नजर तेल पर है इराक के, तो ये अमेरिका को महंगा पड़ेगा। आज क्या भारत का कोई मौजूदा वजीर आजम यह कहने की ताकत रखता है? वो तो डोनाल्ड ट्रंप को छोड़िए, उनकी बेटी इवांका ट्रंप को खुद ही रिसीव करने चला जाता है। ये हालत कर दी है, किसी दिन दोगीरा जाएगा उनके सामने। इस अहमद को पता ही नहीं है कि भारत कितना स्वाभिमानी राष्ट्र है। इस देश में लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग हुए, इंदिरा गांधी ने तो जब पाकिस्तान की हुकूमत जमहूरी तरीके से चुनी गई, एक दल की सरकार बनने नहीं दे रही थी, तो इंदिरा गांधी ने उस वक्त मदद की। पूर्वी पाकिस्तान एक अलग मुल्क हो गया। और एक और आखिर में बात में कहूं, ये लोग कहते हैं कि हिंदू आबादी घटती जा रही है पाकिस्तान में। अरे भैया, वहां कब सेंसस हुआ? वहां भी तो 1931 में ही हुआ, तब तो अनडिवाइडेड कंट्री हमारी रही थी। तो पहले से पश्चिमी पाकिस्तान में मुसलमानों की संख्या ज्यादा रही है, वाजबी है। पहले से पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं की तादाद बड़ी भारी थी, वाजबी है। वो उसी रफ्तार से बढ़ रही है, उसमें कोई ह्रास नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं हुआ। तो ये लॉजिक कहां से ले आए हो कि हिंदू आबादी घट रही है? अरे पाकिस्तान में पहले भी पूर्वी पाकिस्तान में ज्यादा थी, वाजबी है। पश्चिमी पाकिस्तान में उसकी आबादी नगण्य थी, वाजबी उतनी है। तो तरह तरह का ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर नैरेटिव करते हैं, और उसी परसेप्शन में ये जो पिछड़े दलित आदिवासी हैं, जो हिंदू है ही नहीं, इनको हिंदू मानते ही नहीं वो। यह तो जैसे लिंकन ने कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, तो अभी भारत में जो सरकार चल रही है वो चितपावनों का, चितपावनों के लिए चितपावनों द्वारा शासन है, जिसमें मोहन भागवत जैसे लोग ही शासन चला रहे। और जो हमारे ब्राह्मण साथी हैं वो मुगालते में है। ये कोई सहरसा का, मधेपुरा का, दरभंगा का, मधुबनी का, समस्तीपुर का ब्राह्मण आरएसएस का हेड इस जन्म में भी नहीं होगा। तो होगा कोई नागपुर में, गोवा में बैठा हुआ परिक्कर जैसा आदमी, गौड़ सारस्वत ब्राह्मण, चितपावन ब्राह्मण। ये तो हालत बना दिया आपने। तो इसलिए जिसका भी इस देश की तहजीबो तमद्दुन में यकीन है, वो निश्चित रूप से इस तरह की नफरतगर्दी के खिलाफ खड़े होंगे। जिन्ना तो बहुत बाद में आए। 2 राष्ट्र की थ्योरी लेकर सावरकर पहले आ गए थे। ये जो सावरकर के मानस पुत्र हैं, ये जो गोलवलकर की संतानें हैं, और ये जो गोडसे के अनुयायी हैं, उसके खिलाफ तो हमारा जंग और जहाद शुरू से चलता रहा है। हमारे पुरखे इसके खिलाफ लड़ते रहे, हम भी इसमें खून देंगे। और हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? हमारे बच्चे पढ़ लिख पाए, काबिल हो पाए। कुरान शरीफ का पहला वाक्य क्या कहता है? इकरा, फरमान है कि पढ़ो। उतलुल इल्म वलो काना बिस्सीन। इल्म तालीम हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े, मतलब बहुत लंबा फासला भी तय करना पड़े। हमारे पुरखों ने ये सिखाया। आप हमको कहाँ फालतू की भाषा में उलझा रहे हैं? आज भी हमारी प्रायोरिटी वही है। यह देश 1-2 दिन नहीं बना है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ये सिर्फ कोई मुहावरा, यही सच्चाई है। आजाद हुए भले 70-72 साल हुए, लेकिन हमारे पुरखों ने एक दूसरे के साथ रहना हजारों सालों में सीखा है। और उसको आप फिर से स्टोन एज में धकेल देना चाहते हैं, मध्ययुगीन बर्बरता में फेंक देना चाहते हैं। तो हम सब अपनी ओर से अपने हिस्से का पहाड़ तोड़ें। अपनी ओर से अगर इस दुनिया की खूबसूरती में कोई इजाफा न कर सकें, तो समाज के अंदर जो बदसूरती है
उसको थोड़ा कम कर पाएं तो यह भी कोई कम बड़ी बात नहीं होगी। अपनी जिम्मेदारी हम लोग अगर समझ सकें तो यह भी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एक बड़ा योगदान होगा। जो लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई का कुछ अंशदान पे बैक टू सोसाइटी के कॉन्सेप्ट के साथ उन टोलों मोहल्लों में भी जाएं जिनके यहाँ शिक्षा की रोशनी इल्म की अभी पहुंच नहीं पाई। इकबाल से बड़ा मानवता की हिमायत करने वाला और कौन शख्स हो सकता है जिन्होंने कहा कि महरूमए तमाशा को वह दीदए बीना दे, महरूमए तमाशा को वह दीदए बीना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दी। और मेरे उस्ताद मोहतरम कहते थे कि लेके दिल हम भी गए थे बेचने बाजार में, मांग थी दिल के लहू की, दिल की फरमाइश न थी, और चीर कर दिल क्या दिखाते उसको जिसके हाथ में, झूलती मीजान की आंखों में बिनाई न थी। तो कहते हैं कानून अंधा है। अरे कानून की आंख पर पट्टी तो इसलिए है कि भाई इंसाफ और जुल्मत के बीच कोई पार्शियलिटी न कर पाए, देखे ही नहीं, और तराजू इसलिए कि बराबर रहे। लेकिन आज तो हम लोग जुडिशरी में रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं इसलिए कि फैसला नहीं सुनाया जाता, फरमान जारी किया जाता है। ठंड लग रही है तो तबला बजाइए। जब उस व्यक्ति को कहा जा रहा है जो इस देश के रेल मंत्री रहे, करोड़ों का मुनाफा दिया, जिसको घाटे का सौदा बताते थे रेलवे को, आज क्या हो रहा है? गौरवशाली भारतीय रेल बजट को मर्ज करके यूनियन बजट में मिला दिया। रेल बजट अब पेश ही नहीं होता। जन यातायात का सबसे बड़ा माध्यम रेल, उसकी 3 यूपीएससी के जरिए जो सेवाएं थी, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस और इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस को खत्म कर दिया और बना दिया है IRMS, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। तो ये प्रबंधन पर यह सरकार चल रही है, और जिसको हम लोग जमहूरियत कहते हैं वह दरअसल जमहूरियत रह नहीं गई है, वह जमहूरियत का मैनेजमेंट है। इसलिए कोई मैनेजमेंट टाइप का आदमी आता है, एक सभा नहीं किया होगा, एक प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुआ होगा, लेकिन खुद को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रहा है। तो ऐसे ऐसे किशोर टाइप के लोग आते जाते रहते हैं। आपको प्रशांत की गहराई रखनी है और इस तरह के फजुल्ले लोगों को उनकी अपनी जो हैसियत है उसको बतानी है। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के। यहाँ हेड काउंट होता है, 1 मैन 1 वोट। पान की दुकान में जो लोग बैठकर पान बना रहे हैं उनके वोट की भी उतनी ही कीमत है जितनी वोट की कीमत सोनिया गांधी या मौलाना गुलाम नबी आजाद के वोट की कीमत। इसलिए वोट की ताकत, वोट की चोट से ही यह सरकार जाएगी। और हम लोग जो भी 18 साल की उम्र के हो जाते हैं, ऐसे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लाखों लोग हैं जिसका वोटर लिस्ट में नाम ही शामिल नहीं होता, या कोई त्रुटि हो जाती है, या आधार जैसा फालतू चीज लेके आए थी जो सरकार, अब खुद उसमें फंस गई। तो गलतियां हमने भी तो कम की है। ईवीएम लेकर कोई भाजपा तो आए, तब भुगतो। लालू प्रसाद के मामले में अब बताइए, 2 आदमी अभी तक मात्र डिस्क्वालीफाई हुआ, एक राशिद और एक लालू प्रसाद। ऐसे लग रहा है बाकी हरिश्चंद्र सब बैठे हुए पार्लियामेंट में और फाड़ रहे थे ऑर्डिनेंस। अब भुगतिए। तो इसलिए हम लोगों को दूरदर्शिता के साथ इस लड़ाई को लड़ना है, तभी जाकर यह देश भारत रह पाएगा। इस खंडहर में है कहीं कुछ दिए टूटे हुए, सिराज का शेर है। इस खंडहर में है कहीं कुछ दिए टूटे हुए, इन्हीं से काम चलाओ बड़ी उदास है रात। आपने मुझे इतने स्नेह से, सब्र से प्रमोदित होकर सुना, आपका बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारे समाज की खवातीन जिंदाबाद, हिंदुस्तान का आम जिंदाबाद, हिंदुस्तान का आइन जिंदाबाद, हिंदुस्तान की जमहूरियत जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। मैं जयंत जिज्ञासु हूँ,
और मैं सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ में PhD कर रहा हूँ स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज KNU में। मेरा घर खगड़िया हुआ। मैंने भागलपुर यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया। जयंत जिज्ञासु। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके बीच आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से आपने सुना है, जिस तहजीब याफ्ता होकर आपके बीच आकर हमको तहजीब कुछ सीखने को मिल गया, इसलिए आपकी शान में मैं एक शेर सईद कायदी का सुनाते सुनाते जा रहा हूँ कि नजरों में ताबे दीद भी बाकी नहीं रही, नजरों में ताबे दीद भी बाकी नहीं रही, किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद, काबे का एहतराम भी मेरी नजर में है, सर किस तरफ झुकाऊं तुझे देखने के बाद। बहुत